ये कहानी दो ऐसी एजेंसी डिटेक्टिव्स की है जिनको आपस में प्यार हो जाता है। काबूटो और ओसनाई ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अरसे से डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं और अब इन दोनों को यही मसला है कि इन दोनों की जो एजेंसी है वो इन दोनों का पीछा ही नहीं छोड़ती, कहीं भी इन दोनों को अकेले में नहीं रहने देती। और अब ये दोनों एक ऐसी सादगी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें इनको ऑर्डिनरी पीपल की तरह ट्रीट किया जाए और इनको एक स्पेशल डिटेक्टिव की तरह अपने ऊपर जासूसी कराते हुए या नज़र रखते हुए लोगों को नहीं रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं बिकॉज़ उनकी ये लाइफ का जो सपना है वो कभी भी सच नहीं हो सकता। एक दूसरे के ऊपर शक करने और एक दूसरे के ऊपर ही नज़र रखने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे पर भी कभी ऐसा भरोसा नहीं कर पाते जो कि दो मोहब्बत करने वालों में होता है। तभी हम ये भी देखते हैं कि उनके ऊपर काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इवन अगर वो किसी स्कूल में भी हों या फिर अपने एग्ज़ाम्स ही क्यों ना दे रहे हों, उनकी एजेंसी के लोग कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनके क्लास फेलोज समेत उनके टीचर्स को भी उनकी सीक्रेट एजेंसी वाली बातों के बारे में बता देते हैं। तो उनकी ऑर्डिनरी लाइफ जीने का सपना कभी भी उनकी नज़र में अब सच नहीं हो पाएगा और ना ही वो एक दूसरे से कभी ये बात कह पाएंगे कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और तभी काबूटो के ऊपर वो सारे के सारे इल्ज़ामात आने लगते हैं जो कि उनकी एजेंसी में दूसरे लोगों की वजह से हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इसी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर ये तय किया हुआ होता है उन्होंने कि हम एक ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगे। और उसके बाद वो जब ये रियलाइज़ करते हैं कि उनका सादगी की ज़िंदगी के जीने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता, वो एक बार फिर से खुद को इस डिटेक्टिव वाली एजेंसी के अंदर वापस लाने का फ़ैसला करते हैं और वो वापस से इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू होते हैं जो कि उनके आसपास हो रही होती है। क्योंकि अब ओसनाई को ये लगने लगा था कि अगर तब तक हम अपनी इस डिटेक्टिव वाली जिम्मेदारी को कम्प्लीटली पूरा नहीं करेंगे, ये एक ऐसा श्राप है जो कभी भी हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी कि इन दोनों की जो ज़िंदगी है, अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटकर अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे तो इनकी ज़िंदगी कभी भी इन्हें वो सारी चीज़ें कंटिन्यू नहीं करने देगी जिनसे ये सारे बचकर आ रहे हैं। मतलब इन दोनों डिटेक्टिव्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का एक और तरीका मिल जाता है। वो ये सादगी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम एक ऐसी ज़िंदगी जी पाएँ जो कि आम इंसानों की तरह हो। तभी हम देखते हैं कि उनकी क्लास के अंदर छुट्टी के बाद वो दोनों मीठी चीज़ें खरीदने जाते हैं और वे लोग ये सोच रहे होते हैं कि कम से कम हम बेकरी के ऊपर तो आम लोगों की तरह आ सकते हैं। वहाँ पर जाने से पहले और जाने के बाद दोनों में ये सारे फ़र्क होते हैं कि उनकी क्लास में लौटने के बाद उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं और उनके जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो उनके ऊपर तनकीद करने के साथ साथ उन पर नज़रें रख रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें काबूटो के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और काबूटो यही कह रहा था कि अगर तुम लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है इस सारी चीज़ों से तो तुम किसी और को हायर क्यों नहीं कर लेते। आखिर हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करना ही तुम लोगों का मकसद क्यों है? हम दोनों की लाइफ को इस तरह से ख़राब करने के पीछे आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? इस तरह हम दोनों की लाइफ कभी भी वैसे नहीं हो पाएगी जिस तरह से हम लोग चाहते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों की लाइफ इसी तरह से चलती रही तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते ही अपनी सारी ज़िंदगी और खुशी के पलों को इसी सब में मिटा देंगे। एंड काबूटो अपनी डेली लाइफ में ही कुछ ऐसी खुशी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जो कि उसकी टाइप की हो, बट ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता ओसनाई के लिहाज से। ओसनाई यही समझती है कि जब तक वो लोग इस ड्यूटी को कम्प्लीटली पूरा नहीं कर लेते, ये एक ऐसा श्राप है जो कभी भी उन दोनों के सोल्स का पीछा नहीं छोड़ेगा। एनिमे का कंप्लीट एक्सप्लेन जब आएगा, जब एनिमे की फर्स्ट एपिसोड आउट होगी। एक्सप्लेन चाहिए था ना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक यार अपना बहुत ख्याल रखना। गुड बाय।